ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय नेक्स्ट क्लास। तो आज का टॉपिक है हमारा वैद्युत फ्लक्स। तो आज हम वैद्युत फ्लक्स के बारे में डील करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। इसकी पहले आप एक छोटी सी जानकारी ले लो कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, तो इसे समझाने के लिए मैं एक कॉपी का यूज कर रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है, ठीक है, कि किसी भी एक क्लोज सरफेस ले लीजिए आप। ठीक है, कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लीजिए, इस क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलर है ना, लंबवत जो बल रेखाएं गुजरती हैं। मान लीजिए मेरे हाथ की फिंगर से ही थोड़ी देर के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो किसी भी क्लोज सरफेस से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा आसानी से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक है, पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं, धीरे 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 इसके डीप आपको समझाते चलेंगे कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशन है और अब इसको मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाने वाला हूं कि कैसे है ये। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कह रहे हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास में एक क्या है, ये बंद पृष्ठ है। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है और हम लोग क्या कर रहे हैं? वैद्युत बल रेखाएं इससे गुजार रहे हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं, ठीक, इसके लंबवत हम लोग गुजार रहे हैं बल रेखाएं। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। ये बल रेखाएं इससे होकर गुजर रही हैं। ये क्या है? ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जितनी भी बल रेखाएं हैं, ये क्या गुजर रही है? ये किससे गुजर रही है? इस पृष्ठ के लंबवत गुजर रही है। तो ये कितनी बल रेखाएं हैं? 1 2 3, यानी यहां जो इनके बीच एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 90 डिग्री का। तो कितनी बल रेखाएं गुजर रही है यहां से? 3 बल रेखाएं। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3 हो जाएगा, है ना। अब ऐसे ही अगर हम इसकी बल रेखाओं की संख्या एक और बढ़ा दूं, ठीक है, तो अब बल रेखाएं कितनी हो गई? 4। अब बल रेखाएं 4 हो गई तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को। चलिए और एक चीज समझते हैं। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं कि बल रेखाएं हैं, अब जैसे जैसे बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? घना होगा। घना मतलब वैद्युत क्षेत्र की डेंसिटी बढ़ेगी। तो आपको यह समझना है कि क्या वैद्युत क्षेत्र की डेंसिटी बढ़ने से, वैद्युत क्षेत्र की डेंसिटी बढ़ने से क्या फ्लक्स का मान बढ़ेगा या घटेगा? तो इसको समझते हैं। मान लीजिए अब की बार मैं ऐसा सरफेस ले रहा हूं, या इसी सरफेस को ले लीजिए, इसी सरफेस को ले लीजिए। ठीक है, इसी सरफेस को ले लेंगे आप। और अभी इससे क्या हो रहा है? मैं बल रेखाओं की संख्या बढ़ा रहा हूं, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या 1 2 3 4 5 और ये 6 और बाकी ये सब हो गया। तो अभी आप देखिए यहां पर क्या है, बल रेखाएं 4 गुजर रही हैं और यहां पर बल रेखाएं कितनी गुजर रही हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको क्या बताया, जितनी बल रेखाएं होंगी उतना ही आपका फ्लक्स होगा। तो यहां पर फ्लक्स कितना आ गया आपका? यहां पर आ गया 6 और यहां पर कितना है? 3 और 4। तो आप ये बताइए मुझे, अब आप खुद सोचिए, क्या बल रेखाओं की संख्या बढ़ने से क्या वैद्युत फ्लक्स बढ़ रहा है? ऑफ कोर्स। तो यानी सीधी सीधी बात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का जो मान है, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स का जो मान है वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। और यहीं से मैं आपको इसका फॉर्मूला भी समझाऊंगा कि कैसे ये होता है। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला निकल कर आएगा। तो आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि वैद्युत फ्लक्स है क्या, इसको आप डिटेल में समझना है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि ये कॉपी की मदद से कि इसकी ये एक बंद पृष्ठ है, इससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, वो भी कैसे गुजरनी चाहिए? लंबवत गुजरनी चाहिए, परपेंडिकुलर से पास होनी चाहिए। तो उनको हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और मैंने आपको डिटेल में समझाया कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये कहना होगा यहाँ पर, ये सारी हमने डेफिनेशंस देखकर, ये सारी स्टडी करके हमने ये लगाया कि फाई ई किस पर बिलोंग करता है? आपका ई पर डिपेंड करता है। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा उतना ही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अब दूसरी बात ये समझना है कि और किस पर ये डिपेंड करता है। तो आप मुझे ये बताइए, ठीक है, ये रफ कर लेते हैं।
अब आप ये बताइए कि अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूं तो ये जो सरफेस मैंने लिया था अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, है ना। ये सरफेस जो मैंने लिया था इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया और अब मैं इससे क्या गुजार रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इसका एरिया बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगी, यानी इससे गुजरने वाली जो फील्ड लाइंस हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। इसको हम कहते हैं एरिया वेक्टर। अब इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से अभी समझाएंगे एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश, ठीक है। क्या है ये? क्षेत्रफल सदिश। अभी ये वर्ड आ गया तो इसको भी अभी आपका क्लियर करेंगे। तो पहले ये बताइए कि क्या एरिया बढ़ जाने से, इस एरिया यानी क्षेत्रफल का मान बढ़ जाने से क्या ये आपके बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है? देखिए पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी बल रेखाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 8 हो चुकी है। तो यानी कहीं ना कहीं आपका जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर ही डिपेंड करता है कि नहीं? देखिए जैसे हम लोगों ने एरिया बढ़ाया वैसे ही क्या बढ़ जाता है, आपका जो फ्लक्स है या बल रेखाओं की संख्या वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है? एरिया पर भी डिपेंड करता है। अभी इससे पहले जो फ्लक्स था वो किस पर डिपेंड कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा था, कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ रही थी, वैसे ही आपका फ्लक्स भी बढ़ रहा था। सीधा सीधा यहां पर आगे हमने देखा कि जैसे हम लोगों ने एरिया देखा, एरिया ऑफ वेक्टर देखा, तो जैसे हम लोगों ने फ्लक्स देखा तो एरिया पर भी डिपेंड ये कर रहा है। तो दो चीजें तो ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई, मान लीजिए यहां से फील्ड लाइन आपकी पास हो रही है, ठीक है। अब ये फील्ड लाइन थोड़ा सीधा पास ना होकर कैसे, ऐसे किसी एंगल पर पास हो रही है। किस पर पास हो रही है? एंगल, ठीक है, ये एंगल। और ये जो एंगल है, ठीक है, ये एरिया जो वेक्टर होता है ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। क्या रहता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो आपकी जो बल रेखाएं हैं ये इसके साथ में, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये एरिया ऑफ, ऐसे समझिए इसको कि मान लीजिए यहां से आपका एरिया ऑफ वेक्टर है और यहां से जो फील्ड लाइंस है वो कोई एंगल बनाकर पास हो रही है, ठीक है, ये एंगल बना रही है इस तरह से। तो क्या आपका जो ये फील्ड लाइन है इस एंगल पर भी डिपेंड करेगा? जो ये फील्ड लाइन एरिया ऑफ वेक्टर से एंगल बना रही है, क्षेत्रफल सदिश से एंगल बना रही है, ठीक है। अब ये जो एंगल बना रही है, अब एक बात समझिए आप, ये जो एंगल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका। ये आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। अब आप मुझे ये बताइए, ये जो आपका एंगल है ये हम ई कॉस थीटा लेंगे या ई साइन थीटा लेंगे? अब आप सोच कर देखिए, मैंने आपको डेफिनेशन में क्या समझाया था, किसी भी बंद पृष्ठ से, एकदम बिल्कुल आराम से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और बल रेखाएं कैसे गुजरनी चाहिए? लंबवत। अगर बल रेखाएं मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी तो ये तो एक भी सरफेस से गुजरेगी नहीं, तो यानी एंगल ई साइन थीटा यहां पर वर्क नहीं करेगा। कौन सा एंगल वर्क करेगा? ई कॉस थीटा। तो यानी साथ ही साथ में आपको ये भी समझ में आता है कि हमारी जो बल रेखाएं हैं यानी वैद्युत फ्लक्स है वो एंगल पर भी डिपेंड करता है, और कौन से एंगल पर डिपेंड करता है? ई कॉस थीटा पर। किस पर डिपेंड करता है? ई कॉस थीटा। अब अगर जितनी चीजें मैंने आपको समझाई कि पहले किस पर डिपेंड कर रहा है? ई पर, दूसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पर, और तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस थीटा पर। अब अगर इनको मैं मिला दूं तो एक फॉर्मूला तैयार होता है, और वो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, वो एक फॉर्मूला रेडी हो रहा है आपका कि फाई ई इज इक्वल्स टू कितना है? ई डॉट ए कॉस थीटा। और ई और ए क्या है? दोनों ही वेक्टर है, ठीक है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाता है आपका ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको समझेंगे, मैंने अभी एक वर्ड बोला था एरिया ऑफ वेक्टर, ठीक है, यानी क्षेत्रफल सदिश। ये क्या होता है? अब इसको ऐसे समझिए कि एरिया, मान लीजिए ये क्या आपका स्क्वायर है और इसकी सारी साइड जो है एल है, ठीक है। इसको समझिए जरा आराम से, इसकी सारी साइड क्या है? आपकी एल है। अब ये जो एल साइड है, अब इसका अगर हम एरिया निकालें तो एरिया इसका यानी कि क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या आता है? साइड इंटू साइड आता है, यानी ये हो जाएगा एल स्क्वायर। अब इस एरिया की यदि हमें डायरेक्शन और मिल जाए, इस एरिया की डायरेक्शन और मिल जाए कि ये एरिया किस डायरेक्शन में हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसी को मिलाकर बन जाता है आपका एरिया वेक्टर। उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि परिमाण के साथ साथ उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपने किसकी भी क्या बता दी? उसकी डायरेक्शन भी बता दी, तो यही बन जाता है आपका क्षेत्रफल सदिश। जैसे इस सरफेस को देखिए, इस सरफेस में एरिया ऑफ वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हमेशा जो एरिया ऑफ वेक्टर होता है वो क्या लेना पड़ता है? उसका परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये मान लीजिए हमारी x है और ये y है।
अब मुझे इसका क्या लेना है, एरिया ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है। तो मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली जो लेंथ है ना, और एक ये वाली लेंथ है, ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रही है और ये एक्स एक्सिस को। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर कहां होगा, इन दोनों का परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होगी बाहर की ओर, या तो बाहर की ओर होगा या फिर अंदर की ओर होगा। तो डायरेक्शन दो ही होंगी इसकी परपेंडिकुलर में, या तो बाहर की ओर होगी या फिर अंदर की ओर। क्योंकि हमेशा जो इसकी डायरेक्शन होती है, एरिया ऑफ वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, यानी कि क्षेत्रफल सदिश की जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। तो या तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगी या परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका एरिया वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश। यानी क्षेत्रफल में मैग्नीट्यूड में साथ में क्या जुड़ गया, आपका डायरेक्शन भी ऐड हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, एरिया ऑफ वेक्टर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बिल्कुल आराम से क्लियर हुआ होगा आपको ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको क्लियर कराई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, और वो बल रेखाएं कैसे गुजरनी चाहिए, लंबवत गुजरनी चाहिए, ना कि समांतर। समांतर गुजरेंगी तो क्या, एक भी मान लीजिए पृष्ठ है और ये मेरे बल रेखा है और ऐसे में इसको गुजर रहा हूं, तो इसके पैरेलल हो गया। पैरेलल मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। तो इस स्थिति में क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो ये पैरेलल कंडीशन होगी। और पैरेलल कंडीशन में क्या बल रेखा इसको गुजरेगी, नहीं गुजरेगी, और नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। वही किसके साथ हो रहा है, ई साइन थीटा के साथ। ई साइन थीटा के साथ में क्या हो रहा है कि एक भी बल रेखा इसको लंबवत क्रॉस नहीं कर रही, और नहीं कर रही तो इसलिए हमारा जो फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन ई कॉस थीटा में सारी फील्ड लाइंस इससे गुजर रही है लंबवत, तो इसलिए जो थीटा लिया जाएगा वो कॉस थीटा लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि इसके लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स के साथ साथ मैंने आपको समझाया एरिया ऑफ वेक्टर क्या है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के क्षेत्रफल में आप उसकी दिशा भी ऐड कर दीजिए तो वो क्या कहलाता है, एरिया ऑफ वेक्टर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, एरिया ऑफ वेक्टर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने ये समझा कि वैद्युत फ्लक्स क्या है, उसके साथ साथ हमने एरिया ऑफ वेक्टर समझा। अब वैद्युत फ्लक्स था हमारे पास फाई ई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। फाई ई इज इक्वल्स टू था ई ए कॉस थीटा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। अब आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो सीधे सीधे इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम, ये इसका टोटल मात्रक हो गया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम होता है। अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। अब इसके ऊपर थोड़ा सा एक दो बात डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर थीटा बराबर आपका 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर कितना हो गया आपका 0 डिग्री हो गया, तो फाई कितना हो जाएगा, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस जीरो। और आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो ई इंटू ए। इस स्थिति में जो फ्लक्स होगा आपका सबसे मैक्सिमम होगा। यानी जब आपका थीटा जीरो होगा, जब आपका थीटा जीरो होगा, तो उस स्थिति में जो फ्लक्स होगा वो आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि उस कंडीशन में इस पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो सबसे अधिकतम होगी। इस स्थिति में पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं वो सबसे अधिकतम होगी, यानी कि इस स्थिति में फ्लक्स आपका सबसे अधिक होगा। दूसरी बात है कि यदि थीटा बराबर, दूसरी कंडीशन है कि यदि थीटा बराबर 90 हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 हो जाए। 90 हो जाने से क्या होगा आपका, E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी फाई ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका E इंटू ए कॉस 90। अब ये जो cos 90 होता है, cos 90 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, E इंटू ए इंटू 0। उस कंडीशन में आपका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, 0। इस कंडीशन में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक बार और समझते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे 0 होगा, कैसे ये 1 होगा, ये किस तरह से मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि अगर हम थीटा 0 लेते हैं तो आपका फ्लक्स सबसे मैक्सिमम होता है, और अगर हम थीटा 90 लेते हैं तो फ्लक्स सबसे मिनिमम होता है, यानी फ्लक्स आपका 0 हो जाता है। अब इसको ऐसे समझें, मान लीजिए कि हमारे पास में एक क्यूब है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में क्या है, एक क्यूब है। ये आपका क्यूब है और ये आपकी एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस।
और इस क्यूब की सारी डायरेक्शन क्या है, ए है। सारी की सारी जो इसकी साइड्स है, सॉरी साइड्स हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं आई वेक्टर, वाई एक्सिस पर लेते हैं हम लोग जे वेक्टर, और जेड एक्सिस पर हम लोग लेते हैं के। ठीक है, ये सारे आपके वेक्टर्स होते हैं जो हम लेते हैं यहाँ पर, आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर। लेकिन इसका भी कोई संबंध नहीं है इससे, समझिए यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में एक क्यूब है। अब इस क्यूब के कितने सरफेसेस हैं? एरिया ऑफ वेक्टर आपका इधर ही है, एरिया ऑफ वेक्टर आपका इधर है। ठीक है, अब आप समझिए कि हमारे पास कितने सरफेस हैं। एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस, ये एक सरफेस, ये दो सरफेस, ये तीसरा सरफेस और ये चौथा सरफेस, ये इसके नीचे होगा। टोटल मिलाकर इसमें 6 सरफेसेस होंगे। ठीक है, एक अंदर भी होगा आपका, ठीक है, और एक ये वाला हो जाएगा। टोटल मिलाकर इसमें 6 सरफेस। इसको ऐसे समझो, ये देखो मेरे पास मान लीजिए ये क्यूब तो नहीं है पर एक बुक है, समझो इसका एक पहला सरफेस हो गया, ये इसका दूसरा सरफेस हुआ, ये इसका तीसरा हुआ और ये इसका फोर्थ हुआ। टोटल मिला के 4 हो गए। अब एक ये वाला रह गया और एक ये वाला रह गया, तो टोटल मिलाकर कितने हुए? 6 सरफेस। तो ऐसे ही क्यूब में कितने रहते हैं? 6 सरफेस रहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा है कि किसी भी, अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है, फाई ई बराबर क्या होता है? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है? ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए स्थिति को समझिए, फाई बराबर है ई इंटू ए डी ए कॉस थीटा, तो हमें यहीं पर लेना है, इसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है, अब थीटा जो होगा, जो कॉस थीटा होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग देखना है। अगर मैं थीटा को यहां ले लूं, इस कंडीशन में ले लूं, ठीक है, तो यहां पर थीटा कितना हो जाएगा? 90। इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। वैसे अगर इसका लेंगे तो ऊपर की ओर कितना हो जाएगा? ऊपर की ओर जा रहा है फ्लक्स, तो यहाँ भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, देखिए एरिया ऑफ वेक्टर से डायरेक्शन लेनी हमेशा। इसके लिए जो फ्लक्स होगा ऊपर की ओर तो गुजरेगा, और इसके लिए जो फ्लक्स होगा नीचे की ओर जा रहा होगा, तो यहाँ से जो एंगल बनाएगा वो कितने डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री वाली कंडीशन में जो ये फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 0। लेकिन अगर इस सरफेस के लिए लें, तो इस सरफेस के लिए क्या है? ये बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया ऑफ वेक्टर है और जिस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 0। और अगर थीटा 0 हो जाएगा तो फाई बराबर कैसे हो जाएगा? ई इंटू डी ए या ई इंटू ए। तो आपको समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से कि किस तरह से इसको सरफेस पर ट्राई करना है या किस तरह से सरफेस पर वर्क करना है। ठीक है, तो कहां पर ये 90 होगा, कहां पर ये 0 डिग्री होगा, ये आपको एरिया ऑफ वेक्टर से पता करना है। एरिया ऑफ वेक्टर के वर्क पर काम करता है। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोगों को समझना है गॉस लॉ। ठीक है, इसी के बेस पर हमें क्या समझना है? गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है? ठीक, ये आगे चलते हैं। गॉस लॉ क्या कह रहा है, समझिए बेटा। गॉस लॉ यानी गॉस का नियम। अब गॉस का नियम समझने से पहले एक चीज आप समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस का आपको रेडियस दे दिया, इसका रेडियस है r। क्या है इसका रेडियस? r। ठीक है, बिल्कुल एकदम समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा बस ध्यान समझिए इसको कर क्या रहे हैं। अब इस पर हमने दे दिया कि इस सरफेस पर टोटल चार्ज है q। इस सरफेस पर हमने चार्ज दे दिया, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, हमें इसका क्या दे दिया है? चार्ज दे दिया। और हमें इसका क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ऐसे काम के लिए किसका नियम लगता है? आपका गॉस का नियम। आपको कोई एरिया नहीं दिया है इसका, ठीक है, इसका कोई एरिया नहीं दिया है, बस आपको इतना दे दिया कि इस सरफेस पर क्या है? एक हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है जिसकी रेडियस कितनी है? r है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण हमें क्या निकालना है? इस पर फ्लक्स निकालना है। अब इस पर फ्लक्स कैसे निकालें? इसका तो कोई एरिया नहीं है। जब इसका एरिया नहीं है तो हम ऐसे मान सकते हैं कि इसको छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मान लीजिए यहाँ एरिया डीए है, यहाँ फिर दूसरा एरिया डीए है, यहाँ फिर और एरिया है वो डीए है, बाकी सारे इसके ऐसे हमने बहुत सारे एरिया निकाल लिए। तो हमने एक छोटा सा एरिया मान लिया डीए। तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? अगर मुझे इसका फ्लक्स निकालना है तो फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ई इंटू डी ए। पहले के लिए डी मतलब ई वन इंटू डी ए या डी ए वन जो भी होगा, फिर दूसरा भी ऐसे निकलेगा ई इंटू डी ए टू। जो भी इसके एरिया है अलग अलग हमने मारे, अगर सारे डी ए हैं तो डी ए डी ए डी ए सब जुड़ जाएंगे। अब इन्हीं को करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू टोटल मिलाकर डी ए हो गया, है ना। पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे आगे चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो इनको मिलाकर हमने बना दिया ई इंटू डी ए।
ई क्या होता है? ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जनरेट हो जाता है। अगर मुझे ये छोटा छोटा फ्लक्स था तो फ्लक्स सॉरी छोटे छोटे एरिया के लिए फ्लक्स था तो फ्लक्स भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। ठीक है, अब मैं इसका क्या कर दूंगा? इंटीग्रेशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन किया तो डी फाई का क्या हो जाएगा? फाई। ई बाहर आ जाएगा और ये अंदर बचेगा डीए। अंदर क्या बचेगा आपका? डीए। ठीक है, फाई ई बराबर ई की वैल्यू कितना है? ई की वैल्यू है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और साथ में क्या आपका डीए। अच्छा, डीए किसके लिए है? इस पूरे सरफेस का ही तो निकाल रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेशन का काम ये होता है कि आपको एक छोटी वैल्यू दी है तो उसको कंप्लीट वैल्यू निकाल कर देगा। ठीक है, तो डीए किसके लिए है? इस पूरे सरफेस के लिए है। और आपको पता है कि इस स्फेरिकल जो हमने लिया है, ये जो गोलीय पृष्ठ हम लोगों ने लिया है, इसका एरिया क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना बचता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस यही आपका गॉस लॉ है। यानी कि गॉस लॉ ये कहता है, गॉस लॉ क्या स्टेट करता है? ठीक है, ये समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो इसकी डेफिनेशन लिखो, गॉस लॉ की क्या होती है। यानी कि किसी भी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, गुजरने वाला फ्लक्स, ठीक है, उस पृष्ठ पर, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का, ठीक है, 1/एप्सिलॉन गुना होता है। यानी कि अब हमें जो हम लिख रहे थे फाई बराबर E इंटू ए कॉस थीटा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें चार्ज दिया है सीधा सीधा तो हम लोग गॉस के नियम लगाकर Q इंटू 1/एप्सिलॉन बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज दिया है तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके भी क्या निकाल सकते हैं? गॉस के नियम को निकाल सकते हैं, या फिर वैद्युत फ्लक्स को निकाल सकते हैं। तो ये था आपका गॉस का नियम। इसके बारे में आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी तक के लिए यहीं पर। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और भाई शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में।